अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। पूरे महाराष्ट्र भर में फेमस जय हिंद सेवाभावी संस्था की जानिब से 2004 से पुरस्कार देने का काम किया जाता है और उन लोगों को पुरस्कार दिया जाता है जो समाज में रहकर समाज के हित के लिए काम करते हैं। आज 9 मई 2026 को परभनी शहर के जिंतूर रोड स्थित ज्ञानोपासक महाविद्यालय के हॉल में आज जय हिंद सेवाभावी संस्था की जानिब से यहाँ पर सत्तार इनामदार साहब और इनकी पूरी टीम की जानिब से जिस तरह से उन लोगों को सम्मानित किया गया है, उन 30 लोगों को सम्मानित किया गया है जो लोग समाज में रहकर समाज के हित के लिए काम करते हैं। और इसमें पूरे महाराष्ट्र भर से लोग आए हुए थे। विशेष तौर से अगर देखा जाए तो इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, उत्कृष्ट आरोग्य सेवा, शैक्षणिक सामाजिक क्षेत्र, वैद्यकीय सेवा, बैंकिंग सेवा, उत्कृष्ट आरोग्य सेवा, पत्रकारिता, उसी के साथ में वकालत में, शैक्षणिक क्षेत्र में और क्रीड़ा क्षेत्र में, पुलिस सेवा में जो लोग सक्रिय है, ऐसे तमाम लोगों को सम्मानित किया गया है जय हिंद सेवाभावी संस्था की जानिब से। और लगातार सत्तार इनामदार साहब 2004 से जिस तरह से अपने संस्था की जानिब से उन लोगों का सम्मान करते हैं जो लोग समाज में रहकर समाज के हित के लिए काम करते हैं, जिसमें आज अगर आप देखेंगे तो आज 9 मई 2026 को परभनी शहर के ज्ञानोपासक महाविद्यालय यहाँ पर जो प्रोग्राम लिया गया, इस प्रोग्राम में नरेश पांडुरंग जी गेडाम जो मोरशी जिला अमरावती के रहने वाले सामाजिक कार्य को देखकर इन्हें भी सम्मानित किया गया है जय हिंद सेवाभावी संस्था की जानिब से। उसी के साथ में मोहम्मद रफीक सौदागर उर्फ गब्बू सेठ जो परभनी के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिसे तमाम पत्रकार नवाब साहब की गब्बू सेठ इन्हें उपाधि दी गई है। उसी के साथ में डॉक्टर जया सुधीर राव यादव स्त्री रोग तज्ञ परभनी उत्कृष्ट आरोग्य सेवा के चलते इन्हें भी सम्मानित किया गया है। श्रीमती शकीला पठान औरंगाबाद संभाजी नगर सामाजिक क्षेत्र में इनका उत्कृष्ट काम देखते हुए इन्हें भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बालाजी आव्हाड़ अर्धापुर जिला नांदेड़ शैक्षणिक क्षेत्र को इनके भी मद्देनजर रखते हुए इनके भी शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय काम को देखते हुए इन्हें भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर इमरान हाशमी परभनी वैद्यकीय सेवा को लेकर इन्हें भी सम्मानित किया गया। उसी के साथ में संदीपान किशन राव वाघमारे परभनी बैंकिंग सेवा को इनके नजर में रखते हुए इन्हें भी सम्मानित किया गया। उसी के साथ में डॉक्टर अख्तर शेख साहब संभाजी नगर औरंगाबाद उत्कृष्ट आरोग्य सेवा इनकी भी बहुत अच्छी रही है, जिसको लेकर जिसके चलते इन्हें भी सम्मानित किया गया है। MA जब्बार नागपुर पत्रकारिता में इन्हें भी महारत हासिल की है और इन्होंने जो महारत हासिल की है जिसके चलते इन्हें भी सम्मानित किया गया है। मोहम्मद इफ्तिखार पटेल उस्मानाबाद सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्य को नजर में रखते हुए सत्तार इनामदार साहब और जय हिंद सेवाभावी संस्था की जानिब से इन्हें भी सम्मानित किया गया। उसी के साथ में मनीष दिनकर राव खर्चे अकोला पत्रकारिता करते हैं और पत्रकारों को जिस तरह से सम्मानित किया जाता है, बस उसी बात को मद्देनजर रखते हुए जय हिंद सेवाभावी संस्था की जानिब से इन्हें भी सम्मानित किया गया है। एडवोकेट शहनवाज हाशम पटेल औसा जिला लातूर ये वकालत करते हैं और ये बहुत अच्छी वकालत करते हैं, जिसको देखते हुए जय हिंद सेवाभावी संस्था की जानिब से इन्हें भी सम्मानित किया गया है। ताहिर अली खान पिछले कई वर्षों से लगातार परभनी शहर के रोशनगांव महल्ले में यहाँ पर इज्तिमाई शादियों का इंतजाम करते हैं, जिसको लेकर इन्हें भी सम्मानित किया गया है। प्राचार्य रमेश निमसड़कर वर्धा इन्हें भी शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने को लेकर इन्हें भी सम्मानित किया गया है। BS पाटिल लातूर सामाजिक कार्य को देखते हुए इन्हें भी सम्मानित किया गया है। सौभाग्यवती जवेरिया काजी भिवंडी मुंबई इन्हें भी सम्मानित किया गया है। सैयद मुयाज औरंगाबाद क्रीड़ा क्षेत्र में इन्हें भी उल्लेखनीय काम करने को लेकर सम्मानित किया गया है। इंजीनियर अयाज अली उदगीर सामाजिक कार्य को देखते हुए इन्हें भी सम्मानित किया गया है। सिद्धार्थ सोनवने उर्फ राम कदम औरंगाबाद संभाजी नगर हास्य कला इन्हें भी जो हास्य कला में प्रावीण्य रखते हैं इन्हें भी सम्मानित किया गया है। सैयद मोइन सैयद वजीर साहब परभनी मास्टर पुलिस सेवा को देखते हुए इन्हें भी सम्मानित किया गया। विशेष बात ये इनके बारे में कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से कुछ दिन पहले ही सैयद मोइन साहब कैप्टन इन्हें सम्मानित किया गया था। आज सत्तार इनामदार साहब इनकी जय हिंद सेवाभावी संस्था की जानिब से इन्हें भी सम्मानित किया गया है। प्राध्यापक इमरान जमादार सोलापुर शैक्षणिक क्षेत्र को देखते हुए इन्हें भी सम्मानित किया गया है। शंकर देवीदास चौहान लासलगांव जिला जलगांव इन्हें भी शैक्षणिक क्षेत्र को देखते हुए सम्मानित किया गया है। प्राध्यापक डॉक्टर नसीम बेगम परभनी शैक्षणिक क्षेत्र को देखते हुए इन्हें भी सम्मानित किया गया है। प्राध्यापक ज्ञानेश्वर भीमराव साबड़े सिरसाड़ा जिला बीड़ इन्हें भी शैक्षणिक क्षेत्र को देखते हुए सम्मानित किया गया है। जमील अहमद मोहम्मद यूसुफ शाह धुले पत्रकारिता में एक्सपर्ट है, इन्हें भी सम्मानित किया गया है।
कासिम अली हकीम साहब पुणे आयुर्वेद में एक्सपर्ट है और आयुर्वेद में जिस तरह से ये नस देखकर पहचान लेते हैं, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। मोहम्मद जावेद अहमद मोइनुद्दीन परभनी क्रीडा क्षेत्र में ये पुलिस महकमे से ताल्लुक रखते हैं, परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट पर रखते हैं और यंगेस्ट है। इन्हें भी जिस तरह से ये भी पुलिस महकमे में रहकर उल्लेखनीय काम करते हैं और क्रीडा में महारत हासिल कर किया हुआ है, जिसको देखते हुए मोहम्मद जावेद अहमद मोइनुद्दीन साहब इन्हें भी सम्मानित किया गया है। आसिफ अली खुर्शीद अली साहब परभनी शैक्षणिक क्षेत्र में इन्हें भी सम्मानित किया गया है। रहमान साहब लातूर इन्हें भी सामाजिक कार्य में अग्रसर रहने को लेकर इन्हें भी सम्मानित किया गया है। उसी के साथ में मोहम्मद जावेद अंसारी साहब शैक्षणिक क्षेत्र में महारत हासिल की है, इन्हें भी शैक्षणिक क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। जय हिंद सेवाभावी संस्था की जानिब से लगातार 2004 से जिस तरह से यहाँ पर उल्लेखनीय काम किए जा रहे हैं, जिसके चलते लोग इनकी संस्था का सम्मान लेना फख्र महसूस करते हैं, जिसके चलते यहाँ पर जय हिंद सेवाभावी संस्था के सत्तार इनामदार साहब इनकी जानिब से जो आज प्रोग्राम लिया गया है, इस प्रोग्राम में जिस तरह से इन तमाम लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसकी झलकियां हम आपको विशेष तौर से परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से इन तमाम मान्यवरों को सम्मानित किया गया है। जो लोग समाज में रहकर समाज के हित के लिए काम करते हैं और समाज में रहकर बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, अपना पैसा नहीं देखते हैं, अपना टाइम नहीं देखते हैं और अपने आप को सामाजिक क्षेत्र में झोंके रखते हैं, उसी के चलते इन तमाम लोगों को सम्मानित किया गया है। और जो लोग पूरे महाराष्ट्र भर से हमने जो नाम लिए हैं, ये सिर्फ परभनी जिले के ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर विदर्भ क्षेत्र से भी आते हैं, कोकण क्षेत्र से भी आते हैं और मराठवाड़ा रीजन से भी आते हैं। पूरे महाराष्ट्र भर के अलग अलग जिलों से जितने भी लोग शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, पुलिस में रहकर, डॉक्टरी पेशे में रहकर, नर्सिंग पेशे में रहकर और कुछ लोग तो पॉलिटिक्स में रहकर भी जिस तरह से यहाँ पर उल्लेखनीय काम किया है, इन तमाम लोगों को सम्मानित किया गया है। आज 9 मई 2026 को परभनी शहर के ज्ञानोपासक महाविद्यालय के यहाँ हॉल में जो सम्मान करने का कार्यक्रम रखा गया था, जो लोग सामाजिक कार्य में अग्रसर है, इन तमाम लोगों को सम्मानित किया गया है सत्तार इनामदार साहब इनके जय हिंद सेवाभावी संस्था की जानिब से, जिसकी झलकियां हम आपको विशेष तौर से परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से सामाजिक कार्य में उल्लेखनीय काम करने वाले तमाम लोगों को इन तमाम लोगों ने सम्मानित किया है। जिसमें आज के कार्यक्रम में एमए शेख साहब, उसी के साथ में माजी मंत्री दूधगांवकर साहब, साथ में आरडी मगर साहब, परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल साहब, परभनी शहर महानगर पालिका के उप महापौर गणेश देशमुख साहब और उसी के साथ में वर्धा से राय साहब जैसी मौजूद शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी। इन तमाम लोगों के रहते जिस तरह से यहाँ पर विशेष तौर से यहाँ पर हाजी शेरू भाई प्लॉटिंग वाले, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर उल्लेखनीय काम करने वाले तमाम लोगों को जिस तरह से सम्मानित किया है, हकीकत में ये वो सम्मान पत्र है जो लोग अपने आप को छोटा समझते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और बेलौस काम करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को यहाँ पर जय हिंद सेवाभावी संस्था की जानिब से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये बड़ापन है जय हिंद सेवाभावी संस्था का कि जय हिंद सेवाभावी संस्था जिस तरह से सामाजिक कार्य में अग्रसर रहने वाले तमाम लोगों को जिस तरह से सम्मानित करते हैं और पिछले 2004 से लगातार ये काम जय हिंद सेवाभावी संस्था की जानिब से किया जा रहा है। सत्तार इनामदार साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सत्तार इनामदार साहब जिस तरह से उल्लेखनीय काम करते हैं और तमाम लोगों को जिस तरह से महाराष्ट्र भर के तमाम लोगों को बुलाते हैं और इन तमाम लोगों का सत्कार भी किया जाता है, उन लोगों का सत्कार किया जाता है जो अच्छे काम करते हैं, जो उल्लेखनीय काम करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को सम्मानित करने का काम यहाँ पर सत्तार इनामदार साहब की जय हिंद सेवाभावी संस्था लगातार कई वर्षों से करती हुई आ रही है। और आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जिस तरह से इन्होंने जिम्मेदारी से लिया है, यहाँ आज ज्ञानोपासक महाविद्यालय के हॉल में जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम में तमाम मान्यवर यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे और इन तमाम मान्यवरों ने जिस तरह से अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है, हकीकत में हम आपको ये भी बता दें कि किस तरह से यहाँ पर हाजी शरीफ साहब इन्हें भी सम्मानित किया गया है और इन्हीं के साथ में इनके तमाम कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया है जो यहाँ पर मुस्लिम विकास परिषद के तमाम अलग अलग जिलों के जिला अध्यक्ष है, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। इस वक्त जो झलकियां हम आपको बता रहे हैं, कार्यक्रम के आखिर में जिस तरह से राष्ट्रगीत का आयोजन किया गया था, राष्ट्रगीत गाकर तमाम लोगों ने
तमाम जितने भी सम्मानित लोग यहाँ पर थे, यहाँ इन तमाम लोगों ने देश की सेवा में राष्ट्रगीत समर्पित किया और राष्ट्रगीत गाने के बाद में कार्यक्रम का समापन किया गया। लेकिन इससे पहले ये बात बता दें कि तमाम लोग जितने भी यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता है, जितने भी यहाँ पर वैद्यकीय क्षेत्र में काम करने वाले हैं, जितने भी यहाँ पर शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और जिन लोगों को सम्मानित किया गया है, उन लोगों में से पुलिस महकमे में भी काम करने वाले लोग हैं। इन तमाम लोगों को जिस तरह से सम्मानित किया गया है, यहाँ पर ये बता दें कि सत्तार इनामदार साहब पिछले कई वर्षों से लगातार इस तरह के काम करते हुए नजर आ रहे हैं और जय हिंद सेवाभावी संस्था के माध्यम से सत्तार इनामदार साहब लगातार 2004 से जिस तरह से समाज में रहकर समाज के हित के लिए काम करते हैं, आज हमारे रब्बानी भाई राजा टेलर और उसी के साथ में इलियास कच्ची साहब, इन्होंने भी शकीला मैडम जो सामाजिक कार्यकर्ती है, इनका सम्मान किया। इन्हें भी यहाँ पर पुष्पहार देकर और इन्हें भी बुके देकर इन्हें भी सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया तमाम मान्यवरों ने दी है, इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से किया है और समाज में रहकर समाज के हित के लिए काम किस तरह से करना है, यह भी तमाम मान्यवरों ने बताया है। आम्ही गेल्या 50 वर्षापासून मित्र परिवाराचे भाग आहे। आता जितके हे परभणी शहरात जिथले नवे जुने आहेत ते सगळे आमचे मित्रमंडळ आहे। या परभणी जिल्ह्यामध्ये सर्वसमाविष्ट वागण्याचा प्रकार अत्यंत उत्तम पद्धतीने आपण वागत असतो। म्हणून आपले या महाविद्यालयात सुद्धा गेल्या 38 वर्षापासून इथे राजकीय फंक्शन घेतले जात नाही। इथे फक्त शिक्षणातील शैक्षणिक चळवळीचेच कार्यक्रम घेतले जातात, परंतु विद्यार्थ्यांसाठी राजकीय पुढाऱ्यांना भाषणासाठी बोलवता येते। हे सुद्धा खरं आहे, ते सुद्धा लोकांना कळायला पाहिजे। ते इथे राजकारण केलं जात नाही। गेल्या 38 वर्षापासून आपण शेख साहेबांनी सांगितलं हे बेसिक एज्युकेशन आहे। इथे तुम्हाला सगळ्यांना माहीत नसेल, इथे कमर्शियल एज्युकेशन नाही आणि इथे पहिल्या वर्गापासून PhD पर्यंत उर्दू सुद्धा आहे। आणि शेख साहेबांना सांगतो आपण औरंगाबादला शिक्षण एकत्र केलेलं आहे। तुम्ही परवानला कृषी महाविद्यालयात शिकायला होते, पण औरंगाबाद विद्यापीठाचा मी कार्यकारी मंडळात सदस्य होतो, पण औरंगाबाद विद्यापीठात सुद्धा उर्दू 1990 पासून नव्हते। इथे 1990 पासून MSc उर्दू आम्ही सुरू केले। रिसर्च सेंटर आहे, UGCचं ग्रँट झाला। प्राथमिक शाळेपासून ते इथे PhD पर्यंत मास्टर डिग्री सायन्स डिग्री घेतल्या जाते। असे 21 PG या महाविद्यालयात चालतात। 21 आर्ट्स सायन्स कॉमर्स बेसिक सायन्स शिकवले जाते। इथे 20 PG शिकवतात, 14 UGC सेंटर आहेत, रिसर्च अप्रूव्ड आहेत, UGCचा ग्रँट मिळतो। त्या पद्धतीने 700 विद्यार्थी PhD स्टुडंट इथे आहेत। माझ्या महाविद्यालयातले सगळे प्रोफेसर PhD गाईड आहेत, म्हणजे 700 विद्यार्थी। बामू विद्यापीठापेक्षा माझं हे महाविद्यालय मोठं आहे, फक्त विद्यापीठाचा दर्जा आपण स्वीकारलेला नाही। मराठवाड्यातल्या या 4 जिल्ह्यातून बामूच्या बरोबरीने हे महाविद्यालय शैक्षणिक चळवळीमध्ये प्रथम क्रमांकावर आहेत। म्हणून आलेल्या लोकांना थोडीशी माहिती द्यायला पाहिजे म्हणून हे देतो। आता मी या कार्यक्रमात उपस्थित होतो, माझा मुलगा हजर होता, राहणार होता, तू बाहेर गेल्यामुळे मी योगायोगानं आज हजर आहे। मी मुंबईला जाणार होतो, परंतु आपण आलेल्या जनतेने पुरस्कार दिले त्याचे मी मनपूर्वक कौतुक करतो। आणि पुन्हा मी यादी बघून पुन्हा तुम्हाला कधीतरी आमच्या महाविद्यालयात व्याख्यानाला बोलवण्याची निमंत्रण आजच देतो। त्या क्रमाने मी ॲड्रेस घेईल, तुम्हाला बोलवेल आणि आमच्या विद्यार्थ्यांकडे तुमचं मार्गदर्शन द्यायला सांगेल अशी विनंती करतो। तुमचं सगळ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन स्वागत करतो आणि माझ्या संपवतो। मराठवाड़ा की बहुत ही जानी मानी शख्सियत मेम शेख साहब इस प्रोग्राम में जिनके छत्र छाया में, जिनके परिसर में हम लोग यहाँ बैठकर इस प्रोग्राम में उसका लुत्फ ले रहे हैं, ऐसे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एडवोकेट गणेश दूधगांवकर साहब, इस समारोह में उपस्थित महापौर इकबाल साहब, उप महापौर गणेश देशमुख साहब, हमारे अजीज दोस्त, इन्होंने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया, लेकिन बदकिस्मती से माइक अभी तक शुरू नहीं हुई। ऐसे हमारे अजीज दोस्त हाजी मगर साहब, कार्यक्रम के आयोजक हमारे बहुत ही खास दोस्त सत्तार इनामदार साहब, शेख हाजी साहब, शिकायत थी
कि मैं आपका नाम हमेशा डालता हूँ लेकिन आप आते नहीं, क्या बात है? तो सत्तर भाई मुझे बकौल बशीर बद्र साहब से कुछ तो मजबूरियाँ रही हूँ, यूँ कोई बेवफा नहीं होता, रोज़ होती है गुफ्तगू उनसे, मुद्दतों सामना नहीं होता और दिल बहुत चाहता है सच कह दूँ, क्या करूँ हौसला नहीं। तो कुछ तो मजबूरियाँ रहती है, आदमी किसी काम में मसरूफ रहता है। और वैसे आपकी ये गलत वही है कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, ऐसा नहीं। ये आप लोगों ने वहम पाल लिया है कि शायर और कवि बहुत अच्छा हो, ऐसा नहीं। कुछ हमारे ही बिरादरी के लोग उल्टी सीधी बातें नहीं करते। कई आपने फिल्मी गाने सुने हो, एक गाना आया था कि 100 साल पहले मुझे तुझसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आप बताइए ऐसा हो सकता है? ये तो कोई भूत ही हो सकता है जिसको ऐसा प्यार हो सकता है। फिर एक गाना आ गया इब्राहिम भाई थी कि छोड़कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे कि हम किधर जाए। तो भैया सीधा जहन्नुम का ही रास्ता है, पूछने की जरूरत ही नहीं है, जहन्नुम ही जाना है। फिर एक गाना आ गया कि अखियों से गोली मारे, नए दौर में गोविंदा साहब की एक फिल्म आई थी कि अखियों से गोली मारे लड़की कमाल दे। सत्तार भाई सच में अखियों से गोली मारने वाली लड़कियां रहती तो बॉर्डर पर फौजियों के हाथ में बंदूक देने की जरूरत नहीं, ऐसी लड़कियों को बिठा देते हुए अखियों से गोली मारकर दुश्मनों का खात्मा कर दिया। चलिए तो मजाक की बातें हुई, आपने बहुत लंबा भाषण दिया। एक बार क्या हुआ, मैं भी ऐसे चले गया था एक प्रोग्राम में इब्राहिम के साथ, इब्राहिम भाई नागपुर, तो साहब मेरा भी भाषण बहुत लंबा हो गया, मुझको वक्त दिया था सत्तर भाई, उन्होंने 5 मिनट में आप बात अपनी समाप्त करके अपनी जगह पे जाके बैठे। मेरा भाषण लंबा हो गया तो मैंने देखा स्टेज के सामने एक आदमी था, वो ऐसा मोटा डंडा लेके इधर उधर, ऐसी मेरी नज़र पड़ी, मैंने बोला यार ये तो अपने को ढूंढ रहा है, ऐसी अपना भाषण खत्म होगा जरूर अपने को 2-3 डंडे मारे। मैं रुक गया साहब, गाँवकर साहब, मैं घबरा गया, रुक गया मैंने बोला भाई साहब बस यार 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करके अपनी जगह पे जाके बैठा। तो सज्जन बोले क्या बात कर रहे हैं? बोले इमरान भाई आप तो वर्धा से आए, आप तो हमारे मेहमान हैं, आप 1 मिनट नहीं बल्कि और 1 घंटा बोलिए। बोले मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ, बोले जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया, हम तो इनके मेहमान हैं, अगर यहाँ से हमको भी वर्धा सही सलामत जाना है। तो चलिए बातें होती है। का मकसद तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अब्दुल सत्तार साहब ने जो हर समाज में हर फील्ड में कार्य करने वाले लोगों को बुलाकर यहाँ सम्मानित किया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आगे ऐसी अपेक्षा करते हैं कि एजुकेशन फील्ड में भी सत्तार साहब कुछ अच्छा अपना योगदान दे। जो उनकी सेवाभावी संस्था है एजुकेशन के लिए भी काम करती है और आगे मुझे 2-3 प्रोग्राम है और वक्त की कमी है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और आप सभी का शुक्रिया अदा करूँगा जो आपने यहाँ पे आके हमारे अल्फाज को सुने। धरती छत पे एक तिरंगा रहने दो, धरती छत पे एक तिरंगा रहने दो। फक्त 10 ते 15 मिनिटात तुम्हाला कार्यक्रमाचा खरंच पिची मजा घेता येईल, कारण आम्हाला सत्तापायी सगळ्यात पहिले वेळ दिला आहे, त्यामुळे जरा कार्यक्रमाचं आपल्याला काहीतरी नवीन ऐकायला भेटेल। कारण तुम्ही पुरस्कार घेणार आहे, समाजामध्ये तुमचं खूप मोठं नाव होणार आहे, खूप जबाबदारी होणार आहे। पण मी सांगतो ना, पुरस्काराबरोबर आपण काही पुस्तकं वाचू शकत नाही, पण जे काय एवढे स्टेजवर मान्यवर काही बसलेले त्यांच्याकडून काहीतरी एक वाक्य जरी आपल्याला मिळालं ना तर आपला पुरस्काराचं शास्त्र होईल। कारण हा पुरस्कार जो असतो ना हा पंढरपूरच्या वारीतल्या दिंडीच्या प्रसादासारखा असतो। हा तुमचं पोट भरू शकत नाही पण तुम्हाला फार मोठी ऊर्जा देऊ शकतो, असा हा पंढरपूरच्या वारीचा प्रसाद असतो। मोहब्बत न होती तो गजल कौन लिखता, मोहब्बत न होती तो गजल कौन लिखता, कीचड़ में पड़े हुए फूल को कमल कौन कहता। मोहब्बत न होती तो गजल कौन लिखता, कीचड़ में पड़े हुए फूल को कमल कौन कहता, कीचड़ में पड़े हुए फूल को कमल कौन कहता। अरे ये तो मोहब्बत का करिश्मा है साहब, ये तो मोहब्बत का करिश्मा साहब, वरना पत्थर की दीवार को ताजमहल कौन कहता, वरना पत्थर की दीवार को ताजमहल कौन कहता।
सगळ्यांना तुम्हाला भाषणात असे भरपूर शेअर ऐकायला भेटले 10 ते 15 मिनिटांमध्ये. मी सांगतो ना, माणसाने जीवनात पुरस्कार व्हायचं असलं तर आदर्श कोणाचं घ्यावं. कारण आज मी सांगतो, आज समाजामध्ये आदर्श घेऊन आपण जीवन जगावं, त्यांचं अनुकरण करावं, असे लोक फार मोठं मोडण्यासारखे. म्हणून म्हणतो ना, तुम्हाला जर समाजात काही परिवर्तन घडवायचं असेल, काही करायचं असेल, तर शाहू फुले, आंबेडकर या थोर पुरुषांचा वारसा आपण जपला पाहिजे, यांच्या जीवनाचं अनुकरण आपण केलं पाहिजे. कारण मी नेहमी सांगतो, छत्रपती शिवाजी महाराज कोणाला म्हणायचं? छत्रपती शिवाजी महाराज कोणाला म्हणायचं? जो 62 किलोची तलवार एकटा फिरवतो त्याचं नाव येसाजी. जो 62 किलोची तलवार एकटा फिरवतो त्याचं नाव येसाजी. जो हजारो सैन्याला कितीवर तापतो, लढवतो, त्याचं नाव आहे बाजी. जो हात तुटला तरी स्वतःच्या श्वासापर्यंत शत्रूशी लढतो त्याचं नाव आहे तानाजी. जो 18 तासामध्ये दिल्लीहून घोडा पुढे आणतो त्याचं नाव आहे संताजी. जो शत्रूच्या सावणीमध्ये जाऊन शत्रूच्या सावणीचा छळ लेखा टाकतो त्याचं नाव आहे धनाजी. जो उभ्या ठाण्या वाटाला जो आडवा उभा करतो त्याचं नाव आहे संभाजी. या सगळ्यांना एकत्र घेऊन जो स्वराज्याचं तोरण बांधतो त्याला म्हणतात राजा शिव छत्रपती. त्याला म्हणतात राजा शिव छत्रपती. अरे अशा महापुरुषांचं तुम्ही अनुकरण करा. अरे काय ते शिवाजी महाराज काय जगले? 50 वर्षाचं आयुष्य होतं, फक्त 50 वर्षाचं आयुष्य. माणूस किती वर्ष जगतो ना याला महत्व नाही, तुम्ही जगता कसे याला महत्व आहे. अरे माणूस प्रत्येक जण येतो, प्रत्येक जण जातो. अरे पण ज्याच्यासाठी आपण म्हणतो ना, तुम खुद के लिए जो करेंगे वो खुद के साथ जाएगा और दूसरों के लिए जो करेगा वो इतिहास में लिखा जाएगा, वो इतिहास में लिखा जाएगा. म्हणून करताना तुम्ही मातृऋण पितृऋण घरासाठी सगळ्यांसाठी करता. अरे पण एक सामाजिक गुण काहीतरी असतं की आपण समाजात वागताना समाजासाठी काहीतरी चांगलं केलं पाहिजे. समाजाने आपण केल्यानंतर आपल्या पाठीमागे फक्त एक चांगलं किंवा वाईट बोलत नावं टाकतात. तुम्हाला माहिती नसेल, 16व्या वर्षी शिव छत्रपती महाराजांनी त्यांच्या राज्यामध्ये एका राजाच्या पाटलाने एका मुलीचा व्यभिचार केला होता. 16 वर्षाचा वय होतं बघा. कारण मी सांगतो, ज्या ज्या महापुरुषांनी केले ना सगळं 16 वर्षामध्येच केलंय. ज्ञानेश्वर माऊलींनी ज्ञानेश्वरींनी 16 वर्षातच केली आहे. आणि आपण आजकाल आपली मुलं 22 वर्ष झाली तरी त्यांना मी लहान म्हणतो की माझा मुलगा लहान आहे. काहीच नाही. शिवाजी महाराजांनी 16व्या वर्षी त्या राजाच्या पाटलाने एका मुलीचा विरहभंग केला. त्या मुलीचा विरहभंग केल्यानंतर शिवाजी महाराजांनी त्या पाटलाचे चौरंग केला. चौरंग म्हणजे माहिती, त्याचे दोन्ही हात आणि दोन्ही पाय छाटले. पण 16व्या वर्षी हा डिसिजन घेतला राजांनी. त्यावेळेला मा जिजाऊ त्यांना म्हणाल्या, राजे तुम्ही त्या पाटलाला जिवंत का ठेवलं? फक्त त्याचे हातपाय का तोडले? त्याचा कडेलोट करायला पाहिजे होता, त्याला फाशी द्यायला पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराज काय म्हणजे माहितीये ना, महासाहेब पुन्हा आपल्या राज्यामध्ये कोणी माय बहिणीवर हात टाकताना, त्यांच्या पत्राला हात लावताना 10 वेळा विचार केला पाहिजे. कारण ही आपली महाबहीण म्हणजे आपली देवघरातली देवी आहे. आणि त्यांनी सगळ्यांनी याचे उदाहरण आहे, पाटलाचे हातपाय बघितल्यानंतर ते कोणी महिलांकडे वाईट नजरेने बघितलं नाही पाहिजे. तेव्हा मा जिजाऊ महाराज, राजे शिवबा तुम्हाला जेवढं शिकवलं ना त्याच्यापेक्षा नक्की तुम्ही जास्त केलं. तुम्हाला माहिती नसेल, तुम्ही कधी श्री शेलमला गेला, तिरुपती बालाजीला जाताना तिथे शिवाजी महाराजांचं खूप मोठं स्मारक बांधलेलं जिवंतपणे तिथल्या मजुरांनी. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज कर्नाटकात आले. ज्यावेळेला कर्नाटकडून येत होते त्यावेळेला त्यांच्या एका सरदाराने सावित्रीबाई देसाई म्हणून बेठाण म्हणून नाव होतं, त्या महिलेचे पती वारलेले होते आणि ती एक महिला स्वतः आपलं राज्य सांभाळत होती. पण त्या दादाजी नावाच्या देसाईने त्या महिलेचा पराभव करून त्या महिलेला हारून शिवाजी महाराजांची वाहवा मिळवण्यासाठी त्या महिलेला कैद केलं. ज्यावेळेला शिवाजी महाराज हे कर्नाटकामध्ये गेलात ना, ऐकण्यासारखा प्रसंग आहे. एक महिला होता. शिवाजी महाराज ज्यावेळेला कर्नाटकामध्ये गेले त्यावेळेला दादाजींनी त्या महिलेला कैद करून आणलं. त्या महिलेचं नाव होतं सावित्रीबाई देसाई. त्या महिलेला कैद करून आणलं असताना तिच्याकडे 1 वर्षाचं तिचं लहान बाळ तिच्या सोबत होतं. नवरा आदिलशाहीचा सरदार होता, युद्धामध्ये नवरा मारला गेला होता. ती एकटी विधवा बाई एका लहान मुलाला घेऊन जेव्हा हातामध्ये बेड्या धरून तिला शिवाजी महाराजांच्या दरबारात आणलं गेलं. शिवाजी महाराज दरबारात ज्यावेळेला तिला आणलं त्यावेळेला शिवाजी महाराजांनी बघितलं. त्यावेळेला त्या सावित्रीबाई देसाई म्हटल्या, राजे तुमचं
तुमचे आरोपी मी आहे, तुमची दोषी मी आहे. तुम्ही काय द्यायची शिक्षा मला द्या, पण हे माझ्या तानाबाळाचा त्याच्यात काही दोष नाही, त्याला शिक्षा देऊ नका. ती पटकन सावित्रीबाई देसाई त्या लहान तानाबाळाला शिवाय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मांडीवर ठेवते. शिवाजी महाराज त्याच्या बाळाकडे बघतात आणि त्या माऊलीकडे बघतात. तो बाळ त्यांच्याकडे हसत राहतो. छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांच्या त्या सैनिकाला म्हणतात, वाटीत दूध घेऊन ये. छत्रपती शिवाजी महाराज सांगितल्यानंतर ते दूध घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज चमच्याने त्या लहान बाळाला दूध पाजतात आणि ते म्हणतात, दादाजी तुम्ही यांना कैद करून आणलं आणि यांचा बाळ माझ्या मांडीवर माहिती हे कोण आहे? हा बाळ म्हणजे माझा भाचा आहे. बाळ माझा भाचा म्हणजे सावित्रीबाई माझ्या बहीण झाल्या. आणि कुठला भाऊ बहिणीला शिक्षा देतो, कुठला भाऊ बहिणीला शिक्षा देऊन तिचं राज्य हिसकवतो, हे मराठ्याच्या राज्यात कधी झालं नाही आणि होणार नाही. उलट तो सैनिक त्या दादाजीला म्हणतो, माझ्या बहिणीला तिचं राज्य तर परत द्या, तिला थोडी बांगडीसाठी पुन्हा एक वेगळी शिदोरी द्या आणि आमच्या या भाच्याचे दूध भाताची व्यवस्था करा. त्यावेळेला त्या सावित्रीबाई देसाईच्या डोळ्यातून पाणी घ्या. त्या म्हटला, आईचा कैसा राजा आला. अरे हा कैसा राजा, यांनी मला पेट करायच्या ऐवजी बहीण मानलं, बहीण मानून मला राज्य दिलं, माझं राज्य परत देऊन माझ्या मुलाच्या दूध भाताची व्यवस्था केली. आईचा राजा होणे नाही म्हणले. त्यावेळेला त्या सावित्रीबाई देसाईंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं एक दगडी शिल्प केलं. तुम्हाला कधी गेला तर धारवाड जिल्ह्यामध्ये यादवाड नावाचे गाव आहे. कर्नाटकामध्ये धारवाड खूप मोठा जिल्हा आहे. त्या यादवाड नावाच्या गावात मारुतीच्या मंदिरात त्यांनी एक दगडी शिल्प केलेले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मांडीवर लहान बाळ बसलंय, बाजूला त्या सावित्रीबाई देसाई आहे आणि त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाळाला दूध पाजताय. म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हयातीमध्ये असलेलं हे दुसरं शिल्प. राजा महाराष्ट्राचा पहिलं शिल्प, पहिलं मंदिर आंध्र प्रदेशमध्ये, दुसरं मंदिर कर्नाटकामध्ये. मला सांगायचा उद्देश याचे, माणूस तुम्ही कुठे जातात, कुठल्या याच्यात जातात त्याला महत्व नाही, पण जिथे गेला ना तिथं राजांनी त्याची छाप सोडली आणि अशा राजांचा आदर्श आपण जवळ ठेवलाच पाहिजे. अरे तुम्ही बघितलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, काय माणसं लहानपणी आई वारली, लाईटाच्या दिव्याखाली अभ्यास केला, घरात येऊन त्यांनी खाण्याची भ्रांत होती. अरे ज्यावेळेला बाबासाहेब तालुक्याला अभ्यास करायला आले ना, परीक्षा द्यायला, त्यावेळेला त्यांचे वडील रामजी आंबेडकर त्यांच्यासोबत होता. ते रोज परीक्षेला जाताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्या वडिलांना म्हणायचे, बाबा तुम्ही जेवून घ्या. त्याचे वडील रामजी आंबेडकर म्हणायचे, भीमराव तुम्ही पहिले जेवून घ्या, तुमचं जेवण झालं का मत देतो. एक दिवस गेला, 2 दिवस गेला, 3 दिवस गेला. चौथ्या दिवशी बाबासाहेबांना लक्षात आलं, मी जेवण केल्यानंतर टोपलीमध्ये भाकरीच राहत नाही, मग माझे बाबा माझ्यानंतर जेवतात काय? त्यावेळेला बाबासाहेब आंबेडकरांना खूप वाईट झाले. वडिलांना म्हटले, बाबा मी जेवण झाल्यानंतर भाकरी नसताना तुम्ही जेवतच नाही. त्याचे वडिलांचे एक मार्मिक उत्तर आहे. ते म्हणतात, बाबासाहेब भीमराव तुम्ही ज्ञानाने आणि मानाने इतकं मोठं व्हा, माझी भूक अन्नाने भागणार नाही. तुम्हाला खूप मोठं ज्ञानाने मोठं झालेलं मला बघायचंय, तरच माझी भूक भागेल. म्हणजे मी सांगतो ना, त्या बाबासाहेब आंबेडकरांना 2 वेळची खायची नव्हती. आज त्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने महाराष्ट्रामध्ये 16 विद्यापीठ आहे, 16 विद्यापीठ. आणि आज छत्रपती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं 7 देशामध्ये जयंती साजरी केली जाते. मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी म्हणतात की जगायचं तर स्वाभिमानी जगायचं. जसं गौतम बुद्ध म्हणताना आता देवभाव, स्वतःला स्वयं प्रकाशित करा. बाबासाहेब म्हणतात, बुद्धं शरणं गच्छामि, तुम्ही बुद्धीला शरण जा. बुद्धं शरणं गच्छामि, तुम्ही बुद्धीला शरण जा. धम्मं शरणं गच्छामि, तुम्ही धर्माला, तत्वाला आणि विचाराला शरण जा. संघं शरणं गच्छामि, म्हणजे तुम्ही जे बुद्धीला आणि तत्वाला शरण गेले त्या लोकांचा संघ तयार करा. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, लाचाऱ्यांची प्रौढ निर्माण केल्यापेक्षा विचारांचं जर वादळ निर्माण केलं तर समाजामध्ये नक्की परिवर्तन घडेल आणि ते परिवर्तन समाजाला लोकशाहीला काढू शकेल, असे बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार होते. अरे त्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रत्यक्ष वाचण्यामध्ये घातला. तुम्ही त्या बाबासाहेबांनी जयंती नाचून साजरी करतात, ते बाबासाहेबांना खूप पसंत पडेल. कारण बाबासाहेब नेहमी म्हणतात, वो आपको सब कुछ देने देंगे, वो आपको सब कुछ देने देंगे, लेकिन आपको वो शिक्षा फ्री दे देंगे
क्योंकि शिक्षा सवालों को पैदा करती है, शिक्षा सवालों को पैदा करती है। आज बघतो आपण 65,000 मराठी शाळा बंद झाल्या, 65,000 मराठी शाळा बंद झाल्या की फक्त 4 ते 5,000 कोटी रुपये जर खर्च केले असते तर त्या मराठी शाळा चालू झाल्या असतात. कारण त्या मराठी शाळेत कोण जातो? सगळं तुम्हा आम्हा गरिबांची मुलं जातात. म्हणून ते बाबासाहेब म्हणतात ना, शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। तुम्हारे हमारे बच्चे रैली में बुलाए जा रहे हैं। चलो चलो बाबासाहेब म्हटले चालू करून माहिती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, अरे हम आदमी कब तक मुफ्त का राशन लेंगे, कब का मुफ्त का राशन लेंगे? वो तुम्हारे बच्चे को शरीर से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाते जा रहे, तुम्हारे बच्चों को शरीर से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाते जा रहे. म्हणून माझं म्हणणं आहे, समाजामध्ये तुम्ही सगळं आपल्या मुलांना वगैरे एज्युकेशन द्या, शिकवा चांगलं. समाजामध्ये जर नागरिक चांगलं बनवायचं असेल ना, त्याला एक चांगला माणूस बनवा, एक संस्कारी माणूस बनवा. कारण काय असतं, आपण म्हणतो ना, माणसाने जर आयुष्यामध्ये चांगला अभ्यास, चांगले संस्कार असले तर तेच मुलं आयुष्यात प्रगती करतात. आपण आज बघतोय, हॅलो, आता आमचे महापौर साहेबांवर एक शेर राहून गेलेला आहे, महापौर साहेब, उपमहापौर. जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना, जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना, महापौर बने हो तो नगर पालिका संभालने का हुनर रखना. दुश्मन से कोई खतरा नहीं, दुश्मन से कोई खतरा नहीं, सिर्फ अपनों पे नजर रखना, सिर्फ अपनों पे नजर रखना. मी माईक गेल्यामुळे तुम्हाला थोडा आवाजात डिफरन्स पडला असेल. हो रहा है क्या कुछ? आवाज चांगला आहे सर, तुमचं नाही, माझा मोठा आहे, बाकीच्यांना पण आहे, कामात दिला म्हणून माईक चालू होणं फार महत्वाचं होतं. हा, करू का? आप कंटिन्यू रखो, माइक चालू हो जाएगा. माहिती घेत नाही, कोण कसं काय कसं. त्याचं एक छोटंसं छान एक्झाम्पल आहे की अपुरे माहितीवर तुम्ही कोणाचा निष्कर्ष काढू नका. एका गावात एक लग्न असतं, एका गावात लग्नच असतं. स्टेजवर नवरदेव नवरी लग्नाला उभे असतात. सरपंच त्यांना म्हणतात की हा मुला मुलींचं लग्न लावतोय, मुलगा मुलगी आहे, बाहेर गावचे, तर कुणाला काय याच्याबद्दल काही ऑब्जेक्शन असेल तर सांगा, तुम्हाला काही अडचण असेल तर सांगा या लग्नाबद्दल. यांचं लग्न झाल्यानंतर यांना काही त्रास होणे आयुष्यामध्ये, त्याच्यासाठी तुम्हाला काही अडचण असेल सांगा. एवढ्या पूर्ण मंडपामध्ये बसलेली मागे लेडीज असते, एक लहान्या बाळाला घेऊन आपली त्या मंडपात डायरेक्ट उभी राहते आणि पुढे पायी पायी चालत येते. ते त्या लेडीजला बघितल्या ती नवरी पटकन ताडकन रागात येते आणि नवरदेवच्या एक काना मागे मारते. नवरदेवच्या कानात मारला, माझ्या नवरदेवच्या फेटा खाली पडतो. ते बघितलं की नवरदेवच्या वडिलाला पुन्हा राग येतो की ती बाई लहान मुलाला घेऊन कसं काय येते. नवरदेवचे वडील लगेच घरात जाऊन बंदूक काढून आणतात. त्यांचा संताप झाल्यानंतर नवरदेवाला काही कळत नाही. त्याच्यानंतर नवरीचा भाऊ येतो, तो नवरदेवच्या कानात येत लावतो. पुन्हा नवरदेवाला काही कळत नाही काय झालं. मग ती बाई हळूहळू पुढे येते एकदम. तो साला पण त्या नवरीचा भाऊ त्या नवरदेवच्या कानात मारतो. त्या नवरदेवाला काहीच कळत नाही की मी काय चूक केली बुवा, असं काय झालं. ती मुलगी सगळी चालत चालत लहान बाळाला घेऊन एकदम मंडपाच्या नवरदेव नवरीच्या समोर येऊन बसते. मग तिला ते सरपंच विचारतात, का बाई तुझी काय अडचण आहे, तुझी काय प्रॉब्लेम आहे, काय झालं तुला. ती म्हटली कुठं काय झालं, मला मागे नीट ऐकू येत नव्हतं म्हणून मी पुढे आली, मला मागे नीट ऐकू येत म्हणून मी पुढे आली. म्हणजे एक गैरसमज आपण बघितला ना किती होऊ शकतो. कारण गैरसमज म्हणतो आपण कोणाबद्दल अपूर्ण माहिती कधीच घेऊ नये, त्याच्याबद्दल पूर्ण माहिती असली तरच बोलावं, तरच आपल्याला कळतं. आता माईक सिस्टीम जास्त वेळ न झाल्यामुळे मी माझे 2 शब्द संपवतो आणि इथं पूर्ण विराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ठीक, जय हिंद सेवाभावी संस्था के जानिब से आज रखे गए इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार जो लोगों को दिया जा रहा है,
ये जो प्रोग्राम आयोजित संयोजित जिन्होंने किया, ऐसे सेवाभावी संस्था के सदर हमारे दोस्त, हमारे भाई सत्तार साहब, वही संगठन के सभी जितने मेंबरान हैं, सभी मेंबरान स्टेज पे बैठे हुए, हमारे दोस्त, हमारे मार्गदर्शक, माजी मंत्री, शिक्षण महर्षि गणेशराव जी दूधगांवकर साहब यहाँ पे जिन्होंने अपनी बात रखी। एक अच्छा नॉलेज जिनको है आर डी मगर साहब, उन्होंने भी अपनी बातें अच्छी यहाँ पे रखी है। उन्होंने जरूर कहा, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, याप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे तत्व होतं त्याप्रमाणे तुम्ही या ठिकाणी मार्गदर्शन केलं। हमारे दूसरे दोस्त इमरान राही साहब जो बहुत बड़े शायर है यहाँ हाजिर है, उन्होंने भी अपनी बात रखी, यही कहा कि वक्त की कमी रहने से मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए थोड़ी अल्फाजों में मेरी बात रख के ख़त्म करूँगा। इसका मतलब कम बोलने वाले, छोटे वक्त, कम वक्त में अपनी स्पीच ख़त्म करने वाले अक्लमंद होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं भी अक्लमंद होने की कोशिश करूँगा, क्योंकि संस्था के जितने भी मेंबरान हैं उन्होंने अपनी मेहनत से हर साल 30 साल से जो प्रोग्राम लेके चल रहे हैं उनको तो मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पर जिनको पुरस्कार मिल रहा है उनको भी एक दिली मुबारकबाद देता हूँ, और उनके लिए ऊपर वाले से, अल्लाह से, परमेश्वर से यही दुआ करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए, उनकी तरक्की हो जाए, उनकी सेहत भी अच्छी रहे, इसलिए उनको मुबारकबाद देता हूँ। सांगायचं महत्त्व एवढंच म्हणजे सांगायचं आहे की या ठिकाणी जे सत्कार मूर्ती आहेत हे सगळं पाहिलं तर हे सत्कार मूर्ती हे नेतृत्वाने, कर्तृत्वाने निर्माण होत असतात। तुमचं कर्तृत्व चांगलं आहे म्हणून तुम्ही त्या ठिकाणी एवढं मोठं काही, कोणी इंजिनियर आहे, कोणी डॉक्टर आहे, कोणी प्राध्यापक आहेत, पण ही सेवेतून हे जे तुम्ही काम करतात त्यांचंच एक पाठीवरून हात कसं फिरवावा, त्यांना कसं धन्यवाद द्यावा, त्यांचं कसं सत्कार करावा, म्हणून आमचे मित्र सत्तार बहिणी या ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित केला। खरं पाहिलं तर आत्ताच दूधगावकर साहेबांनी सांगितलं की एवढं मोठं कॅम्पस 8-10 एकरचं या ठिकाणी सगळ्या शैक्षणिक सुविधा त्यांनी उपलब्ध केल्यात, आणि त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून मी सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये, माझं खरं पाहिलं तर संबंध परभणीशी जास्त आहे। 1985ला मी या ठिकाणी MSc ॲग्री झालो विद्यापीठामध्ये, आणि विद्यापीठातून शिक्षण घेतल्यानंतर नोकरी केली 5-7 वर्षे ॲग्रिकल्चर ऑफिसरची। नंतर एक मनात आलं की आपण आपल्यासाठी नोकरी करू शकतो, पण इतरांसाठी काहीतरी आपण केलं पाहिजे, म्हणून 1990ला एक शैक्षणिक संस्था स्थापन केली। आज माझ्याकडे 938 लोकांचा स्टाफ आहे, आणि त्या ठिकाणी माझ्याकडे 31 शाळा कॉलेजेस आहेत। हे आम्ही दूधगावकर साहेबांकडून शिकलो। खरं पाहिलं तर तुम्हाला धन्यवाद दिले पाहिजे की 1990ला विद्यापीठात असताना तुम्ही उर्दू विभाग सुरू केला, परंतु त्या ठिकाणी मी एकच सांगेल साहेब की त्या ठिकाणी उर्दू विभाग सुरू झाला होता, परंतु उर्दू विभागामध्ये PhD करणारे त्या ठिकाणी विद्यार्थ्याला PhD होता येत नव्हतं। मी 1995, 96, 97ला सिनेटसाठी विद्यापीठात उभा राहिलो, आणि विद्यापीठात उभा राहिल्यानंतर त्या ठिकाणी 100 मतापैकी 17 मतं मला निवडून यायला पाहिजे होते, पण मुस्लिम समाजाचे फक्त 2 मतं होते। त्या ठिकाणी मी सिनेट मेंबर झालो आणि पहिला प्रस्ताव ठराव पास केला की त्या ठिकाणी जे विद्यार्थी MA उर्दू होतात त्यांना PhD करता येत नाही, म्हणून PhDचा प्रस्ताव त्या ठिकाणी ठेवला, आणि PhD करायसाठी ते डिपार्टमेंट त्या ठिकाणी सुरू करायला लावलं। माननीय गोपीनाथराव मुंडे साहेबांचं आपण नाव घेतलं पाहिजे की त्यांनी त्या ठिकाणी विद्यापीठासाठी, उर्दू विभागासाठी त्यावेळेस 15 लाखाचा निधी दिला, आणि तेव्हापासून आजपर्यंत पहिलं 90ला तुम्ही सुरू केलं, पण 95ला विद्यापीठात विभाग सुरू झाला। 95ला आम्ही सिनेट मेंबर, 96, 97ला हे जे कर्तृत्व तुम्ही करता त्या ठिकाणी, आणि तुमच्याच कॅम्पसमध्ये हा कार्यक्रम होतो, तुम्ही या ठिकाणी आयोजित केला, त्याबद्दलही तुम्हाला धन्यवाद दिलं पाहिजे। कारण हे कार्यक्रम घेताना एकच आहे की समोरचं ज्यांचा आपण सत्कार करतो हे फार सत्कार महर्षी, हे फार मोठे माणसं आहेत, मानाने आपल्या हिशोबाने त्याच्या आपल्या क्षेत्रात काम करणारे लोक आहेत। म्हणून या ठिकाणी एकच मी सांगल की भविष्यामध्ये, आयुष्यामध्ये कधी ईच अँड एव्हरीथिंग इज इझी व्हेन यू आर बिझी, नथिंग इज इझी व्हेन यू आर लेझी। तुम्ही किती चांगले असाल तर त्याला काही फायदा नाही, परंतु त्या ठिकाणी तुम्ही काय मेहनत करता, किती हार्डवर्क करता, त्याला फार महत्त्व आहे। आज तुम्ही जे सक्सेस झालात, आज जे पुरस्कार करते झालात, याचा अर्थ असं की तुम्ही काही ना काहीतरी मेहनत घेतली, त्या ठिकाणी हार्डवर्क केलं। या ठिकाणी एकच सांगेल मी, दिवा जळतो सोन्याचा असो किंवा मातीचा असो,
पण त्या उजाड जो देणारी वात असते त्याला महत्व असतं. दिवा कशाचा आहे, सोन्याचा का मातीचा, त्याला काही अर्थ नाही, परंतु ती वात जी असते, जळणारा जो दिवा असतो उजाड देणारा, त्याला फार महत्व असतं. तसे तुम्ही समाजात एक उजाड देणारे माणसं आहात, समाजाला काहीतरी शिकवून देणारे माणसं आहात आणि समाजाला काहीतरी प्रबोधन करणारे माणसं आहात. अशा माणसाचा सत्कार या ठिकाणी 30 वर्षापासून आमचे मित्र, आमचे बंधू सत्कारभाई करतात. त्यांना खरंच धन्यवाद दिले पाहिजे, कारण त्यांनी 4 दिवसापूर्वी मला येऊन सांगितलं की आपल्याला यावंच लागतं. आणि महत्वाचं, दुधगावकर साहेब अध्यक्ष म्हणल्यावर मला यावंच लागलं. मला जर प्रमुख पाहुणे म्हणलं असतं मी विनंती केली असती की मला दुसरे कार्यक्रम आहेत, लग्न आहे, मी येऊ शकत नाही, परंतु अध्यक्ष केल्यानंतर ही जबाबदारी घेऊन आणि महत्वाचं, ज्यांचा सत्कार आम्ही करणार आहोत, ज्यांचा सत्कार केला त्यांना शुभेच्छा सदिच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी मला बोलवलं, त्याबद्दल मी तुम्हाला सुद्धा धन्यवाद देईल, आभार मानल. आणि तुमचं जे मुस्लिम विकास परिषद असो किंवा जय हिंद शिक्षण संस्था असो, या ठिकाणी जसं आत्ताच आमच्या इम्रान राई साहेबांनी सांगितलं की तुम्ही शैक्षणिक क्षेत्रात गेलं पाहिजे, मगर साहेबांनी सांगितलं, मी एकच सांगेल त्यांना, शैक्षणिक संस्था फक्त तुमच्यापुरती आबादी ठेवू नका. या ठिकाणी शाळा कॉलेज तुम्ही उघडू शकतात आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी या ठिकाणी आमचे गुरु ज्यांना आम्ही म्हणतो गणेशराव दुधगावकर साहेब, हे तुम्हाला मार्गदर्शन करतील. आणि मंत्रालयातलं काही असलं तर आम्हालाही सांगा, कारण आमची PhD मंत्रालय झाली, कोणते कामं कसे करायचे आणि कोणाला शाळेच्या परवानगी द्यायच्या. तर आमची हीच इच्छा आहे की तुम्ही एक संस्था उभी केली, त्या संस्थेच्या थ्रू एक इंग्रजी माध्यमाचा असो, मराठी माध्यमाचा असो किंवा त्या ठिकाणी उर्दू माध्यमाचा असो, एक उपक्रम सुरू करा, वाटल्यास एक सिनियर कॉलेज सुरू करा. त्यासाठी काय लागत नाही, 1 एकर जागा संस्थेच्या नावावर करा आणि प्रस्ताव माझ्याकडे द्या, परवानगी आणून द्यायची जबाबदारी आम्ही घेतो आज. आणि तुम्ही हा प्रकल्प सुरू करावा. जास्त न बोलता राही साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे, आणि आमचे इब्राहिम बक्ष या ठिकाणी बसले, ते बी फार मोठे शायर आहेत, त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे थोडक्यात बोला, लवकर बोला, मी जास्त काही बोलत नाही. म्हणून पुनश्च एकदा पुन्हा तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. संस्था की तरफ से आपको सम्मानित किया गया। और सबसे पहले तो मैं जय हिंद सेवा संस्था परभनी, इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये पुरस्कार दिया, इस लायक समझा कि आप समाज सेवा करते हो, और सभी का शुक्रिया करता हूँ। यहाँ पे सभी आने वाले का शुक्रिया, जिसने मुझे अवार्ड दिया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर पे हमारे जो सम्मानीय यहाँ पे आए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिसको ये अवार्ड मिला है 28 लोगों को, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस तरीके से फेसबुक पे आपकी जो वीडियो देखने को मिलते हैं कि समाज में जब कहीं पर भी कोई बुराई होती है तो सबसे पहले आपकी तरफ से एक वीडियो बनाकर जागरूकता फैलाने का एक मोहब्बत पुलिस वाले वीडियो वायरल होते हैं कि एक जेपी के साथ रहना चाहिए, उस बारे में कुछ बताइए। देखो, अपने देश को, अपने गांव को बोलो या अपने शहर को बोलो, एक दीमक लगी है जो जातिवाद करते, तेड़ निर्माण करते, ये दीमक को हटाने की थोड़ी सी कोशिश मेरी रहती है, और मैं चाहती हूँ कि ये दीमक है ना तो निकल जाए। क्योंकि देखो, हम सब भाईचारे से रहते, सर्वधर्म समभाव बोल के रहते, तो हम चाहते हैं कि हम सब एक मिलकर रहे, अच्छे रहे, हंसी खुशी रहे, और ये जातिवाद ये वो क्या लगा रखा है। और हमारे जो भारत देश को जो दीमक लगी है वो निकलना चाहिए, बस मेरा यही मतलब उद्देश्य रहता है। और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि कोई जाति में तेड़ निर्माण करना है, बस मेरा एक ही काम है कि हम सब मिलके रहे, मेरा एक ही उद्देश्य रहता है। बड़ा दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आज के युवा पीढ़ी के अंदर जैसे नशेली पदार्थों के पीछे जाना, कुछ तरीके से बदलाव आ रहा है, युवाओं के लिए क्या कहना है? बस युवाओं से यही कहूंगी कि शिक्षण, जो एजुकेशन रहता है, शिक्षा रहती है, जैसा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने कहा है कि आप जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अपना जीवन का जो मकसद है वो पूरा करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब पढ़ लिख के बड़े हो जाए, और जो बच्चे आजकल के नशे के आदीन है तो मैं ये चाहती हूँ कि वो नशा ना करते हुए अपने लाइफ की तरफ जिए, अपने माँ बाप की इज्जत, अपने माँ बाप, अपना एजुकेशन, अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी ले। क्योंकि देखिए, आजकल है ना, नशे के बहुत सारे प्रकार है, कोई हाथ में इंजेक्शन लेता है, कोई टैबलेट खाता है, कोई लिक्विड है। तो मैं चाहती हूँ कि सबको एक ही संदेश देना चाहूंगी कि अपनी लाइफ अपने अच्छे तरीके से गुजारिए, नशा मत कीजिए, और एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आए दिन लिंचिंग बढ़ रही है, इस वक्त चारों तरफ देखने को मिल रहा है।
क्या कहना चाहेंगे? बस वो अभी तो इतने सारे हैं, मैंने देखे बहुत सारे केसेस है, अन्याय अत्याचार केस के है, इसके बहुत सारे मतलब मर्डर देके हत्या है, बहुत तरफ हर तरफ है ना। तो मतलब ऐसा दहशत का माहौल है। तो मैं चाहती हूँ कि ये बंद हो जाए। हमारी सरकार ने कड़क कानून तैयार करना चाहिए, जैसा सऊदी बाहर है कि भाई अगर किसी ने अगर चोरी भी करता है तो उसके हाथ। जय हिंद सेवाभावी शिक्षण संस्था ये 30 साल से महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार जो महाराष्ट्र में सामाजिक कार्य करते हैं और उनके काम को देखते हुए एक निवड समिति उनकी निवड करती है और साल में एक बार उनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और एक सामाजिक उपक्रम है और इसमें महाराष्ट्र से हर जिले से एक इंसान को इसमें चुना जाता है और उसको ये अवार्ड से नवाजा जाता है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे माजी राज्य मंत्री गणेशराव जी दुधगांवकर साहब, वक्फ बोर्ड के माजी चेयरमैन माजी आमदार MM शेख साहब और इमरान राही साहब, इंजीनियर RD मगर साहब और सब दिगर जो मेहमानान, उप महापौर सैयद इकबाल साहब, उप महापौर गणेश भाई देशमुख, इन्होंने इस प्रोग्राम में आकर प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई है और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ऐसे प्रोग्राम संस्था की ओर से लिए जाएंगे ये उम्मीद रखता हूँ। कला, क्रीड़ा और जो अलग अलग क्षेत्र से लोग काम करते हैं उनको यहाँ सम्मानित किया गया है और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्जुलफुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल, परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक शेख शहनाज और परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, उसी के साथ में परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। अगर पहली बार आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 973002000824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभनी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो, अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभनी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 986071123667, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभनी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें या
लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज़्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज़्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार ज़रूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनाल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259।